नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया कुछ ही वजहों से। आज हम लोग जो है सामाजिक कानून की बात करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तो दो चार क्वेश्चन हम आपसे कर लेते हैं कि भारत में जो है पहली रेल कहाँ से कहाँ शुरू की गई। तो भारत में पहली रेल कौन सी कहाँ से कहाँ शुरू की गई? बम्बई से ठाणे। कब शुरू की गई? 1853 में। ठीक है। और डाक व्यवस्था में भी सुधार हुआ। 1853 ईस्वी से भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। तो ये भी याद रखना है कि 1853 में टेलीग्राफ की भी शुरुआत होती है। ये सभी कार्य जो है डलहौजी के शासनकाल में हुए। ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में पहली रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई? डाक व्यवस्था में सुधार कब हुआ? भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत कब हुई? और ये सभी कार्य जो हैं ये किसके शासनकाल में हुए? 5 क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में पहली रेल की शुरुआत कब हुई। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में रेल की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक के लिए हुई। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में डाक व्यवस्था में सुधार कब हुआ। चौथा क्वेश्चन ये बनेगा भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत कब हुई। पांचवा क्वेश्चन बनेगा कि ये सभी कार्य किसके शासनकाल में किए गए। सारे क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ में हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि लंबे समय तक ब्रिटिश शासकों ने सामाजिक कुरीतियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने सामाजिक कुरीतियां क्या थी समाज में? पहले अगर आप देखेंगे तो सती प्रथा यहाँ पे था। और इसके अलावा सामाजिक कुरीतियां क्या थी? जातिगत भेदभाव थे। ठीक है। रिलीजियस तो थे ही लेकिन जातिगत भेदभाव थे जो कि आज भी नहीं खत्म हो पाए। जब भी आप हम कह सकते हैं कि किसी के लिए घर में या हम कह सकते हैं रूम किराए पर लेने जाते तो वो पहले आपसे पूछता है आपका नाम क्या है। ठीक है। तो हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पर बातें ऊंची ऊंची की जाती है लेकिन जो हमारी गिरी हुई मानसिकता है उससे हम बाहर नहीं आ पाए। सो जो भी चीज़ें हैं लेकिन अंग्रेजों ने पहले तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि सामाजिक कुरीतियाँ क्या होती हैं। जैसे यहाँ पे सती प्रथा था। ऊंच नीच में बहुत भेदभाव होता था। इसके अलावा जो है कि जो बॉयज़ थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, गर्ल्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। नौकरी पेशा जो होता था वो हम कह सकते हैं मेल के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी हमारा बहुत ही अजीब था। शिक्षा केवल जो है एक पार्टिकुलर वर्ग के लिए हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें समाज में थी। हम कई बार ये बोलते हैं कि ये ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन आज भी देखेंगे तो हमारे समाज में ये सारी चीज़ें आज भी जीवित हैं। ख़त्म कब होती हैं? हाँ, कोई ऊंचे पद पे है तो वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हैं, ये मान के चलिए कि रहती हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य था भारत का आर्थिक शोषण करना, ना कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना। तो अंग्रेज जो यहाँ पे आए थे वो किस लिए आए थे? वो इसलिए आए थे कि उन्हें व्यापार करना था। ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आर्थिक शोषण करना, तो आज का समाज और जब अंग्रेज थे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। गुलाम आज भी हैं तब भी थे। आज का शोषण कौन कर रहा है? हम कह सकते हैं जो राजनेता हैं। ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी शोषण कर रही हैं। उस समय अंग्रेजों का मोटिव क्या था? उस समय अंग्रेजों का मोटिव था आर्थिक शोषण करना, जो कि आज भी हो रहा है, ना कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना। और उनका भी मोटिव वही था कि हमें सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं करना, इनका भी मोटिव यही है। इस काल में भारत आए कुछ ब्रिटिश प्रशासक मानवतावादी और सुधारवादी विचारों से प्रभावित थे। कुछ ब्रिटिश प्रशासक यहाँ पे आए जो कि मानवतावादी और सुधारवादी विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि हमें जिस समाज से या जिस जगह से हम पैसा लेकर अपने देश जा रहे हैं वहाँ पर कुछ सुधार करने चाहिए। उन्हीं के प्रयासों से 19वीं सदी के पहले भाग में भारत में कुछ मानवतावादी कदम उठाए गए। मानवतावादी कदम कौन से उठाए गए?
ये भी हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कुछ भारतीयों ने क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो कदम उठाए गए इसमें कुछ भारतीय थे जिसमें जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। उस समय देश के कुछ भागों में कुछ समुदायों में शिशु कन्यावध की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, शिशु कन्यावध वी कैन से क्या होता है, इन्फेंट चाइल्ड जो होता है, या हम कह सकते हैं अबॉर्शन करा देना। सो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी उस समय। खैर अबॉर्शन का सिस्टम नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि फीमेल चाइल्ड जो किलिंग थी वो ज़्यादा थी। सो इसमें क्या, कन्या के जन्म लेते ही उसे मार डाला जाता था। उस समय की सामाजिक प्रथाओं के अनुसार कन्याओं का विवाह अपनी जाति में करना पड़ता था। कन्या के विवाह में पिता को बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता था। कन्या का अविवाहित रहना परिवार के लिए कलंक की बात समझी जाती थी। ऐसा ना हो इसलिए कई कन्याओं को बचपन में ही वध कर दिया जाता था। कभी कभी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने के लिए नवजात पुत्र और पुत्री दोनों को पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था। सो हम कह सकते ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो कि अगर आज की डेट में ये देखें तो जो हम कह सकते किताबों ने बचा रखा है, वरना जो नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो कोई पर्ची वाले आ जाते हैं या कोई ऐसे बहुत से बाबा आ जाते हैं, ये सारी कुरीतियाँ जो है वो दोबारा से प्रचलित हो सकती है। अभी आपने देखा कि जो कुंभ का एक मेला हुआ उसमें आचार्य प्रशांत की 500 पुस्तकें जलाई गई लगभग। ठीक है, और यही एक समय पे नालंदा के साथ हुआ था जिसको हमने आताताई कहा था। तो आज की डेट में जो लोग वो किताबें जला रहे हैं उनको क्या नाम दिया जाएगा? तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोपोगेंडा चल रहे हैं या ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एक विद्वान व्यक्ति और कोई ऐसा विद्वान नहीं जिसने आईआईटी क्रैक कर रखी, जो आईएएस के एग्ज़ाम में हम कह सकते हैं निकल चुका, जिसके लाखों फॉलोअर इसलिए नहीं है क्योंकि वो पर्चियाँ निकालता है, इसलिए है क्योंकि उसको ज्ञान है, उसने पढ़ाई की है, उसने पढ़ा है, उसने चीज़ों को समझा है। उसके बावजूद भी जो है कई सारी उनकी पुस्तकें जला दी गई। खैर वो अलग की बात है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इतिहास से रिलेट करती हैं। इसलिए रिलेट करती हैं क्योंकि जो हम कह सकते हैं कि मुगलों ने किया, जिनको हम आताताई बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, खैर उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंगें भी यहाँ पे बनाई। लाल किला बना, ताजमहल बना, कुतुब मीनार बनी, ठीक है, या और भी चीज़ें जो हैं, इल्तुतमिश जो भी था, या हम कह सकते हैं कि चाहे वो और भी लोग आए, तो जब नालंदा जलाया गया तो हमने उनको आताताई कहा, तो इनको क्या कहेंगे आप? इसी तरह क्या है, कभी कभी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने के लिए क्या होता था, नवजात पुत्र और पुत्री दोनों को पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था। इस क्रूर प्रथा को बंद करने के लिए सरकार ने कानून बनाए। भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी। छोटी उम्र में ही उनका विवाह कर दिया जाता था। समाज के कुछ वर्गों में विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, जिस कारण उन्हें कष्ट भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। हिंदुओं की कुछ तथाकथित उच्च जातियों में प्रचलित कुप्रथा थी जिसके अनुसार मृत व्यक्ति की पत्नी को पति के साथ चिता में जला कर प्राण आहुति देनी पड़ती थी, जिसको हम सती प्रथा कहते थे, हमने पहले आपको बताया। इस कुप्रथा को सतीदाह या सती प्रथा कहते थे। 1829 ईस्वी में बने एक कानून के माध्यम से इस क्रूर प्रथा पर रोक लगा दी गई। यह कानून गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय में लागू हुआ था। तो देखिए, अगर सवाल ये पूछता है कि कुप्रथाएं क्या थी, तो कन्यावध था, या हम कह सकते हैं नवजात पुत्र और पुत्री को नदी में बहा देना, ठीक है, विधवाओं का पुनर्विवाह ना होने देना, सती प्रथा, ये थी एक। ये कानून किसके द्वारा बनाया गया इन सारी चीज़ों के रोकने के लिए? विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया 1829 में। याद रखना है कि 1829 में जो है विलियम बेंटिक के द्वारा ये कानून बनाया जाता है। राजा राम मोहन राय प्रारंभ किए गए दीर्घकालिक आंदोलन से इस प्रथा को बंद करने में सहायता मिली। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सरकार ने 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। हमारे देश में एक कानून बना जिसका नाम है विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कानून जो है
वो 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन रॉय का रहा। भारत में गुलामों का व्यापार भी सतत रूप से प्रचलित था, हालांकि यह बड़े पैमाने पर नहीं होता था। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए विवश थे। भारत में इतनी गरीबी थी कि लोग जो है अपने बच्चों को बेचने के लिए विवश हुआ करते थे। 1843 ईस्वी में एक कानून बनाकर दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। सरकार का मुख्य प्रयास ब्रिटिश हितों की रक्षा और अभिवृद्धि करना था। ठीक है, 1843 का एक कानून बना जिस पर जो है दास प्रथा पर बैन लगा दिया गया। दूरगामी सामाजिक सुधारों में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इस दिशा में स्वयं भारतीयों ने प्रयास किए। भारतीयों ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किए, जो बाद में देश की आज़ादी के लिए चलाए जाने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों का आधार बने। तो ये कुछ सामाजिक कानून थे। एक ही सामाजिक कानून था जो कि 1843 में लागू किया गया। ठीक है, सॉरी, दास प्रथा को बंद करने के लिए। दूसरा जो कानून था वो 7 दिसंबर 1856 को लगा, विधवा पुनर्विवाह को बंद करने के लिए। ठीक है, और तीसरा जो कानून है 1829 में, ठीक है, जो सती प्रथा को बंद करने के लिए लगाया गया विलियम वेंटिक के द्वारा। तो ये कुछ कानून थे। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। ठीक है, तो विद्रोह को हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर है। ये कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा खत्म हो, जितना टाइम लगेगा देखा जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारा का सारा खत्म करें।